Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi, and welcome back to my channel Economic Sites. And today we'll study the chapter number 5 according to the ISC class 12th economics. Okay, supply and law of supply, and we'll also cover the price elasticity of supply, which is very important for the board examination. Okay, ये chapter 5 की part 2 वीडियो है. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं. और एक बात बता दूं कि जैसे कि आपको पता है, मैं 21 22 का जो फ्रेश सेशन है इस बार का, या आप कह सकते हो इस साल का सेशन, जो न्यू सेशन है, मैं कवर कर रहा हूँ पूरी आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स. ओके, पूरी बुक फ्रैंक पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग. ओके, जिसका मैंने चैप्टर 2 ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आपको ऑप्शन प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आके आपको चैप्टर 2 की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी. ऐसे ही चैप्टर 3 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. ठीक है, नाउ आई एम कवरिंग द चैप्टर नंबर 5. देखिए, चैप्टर नंबर 4 रह गया है. आफ्टर चैप्टर नंबर 5 आई विल कवर द चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो चैप्टर 5 का ये आपका पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हेयर. आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे वीडियोस बन रही हैं और किस चैप्टर की बेसिकली वीडियोस पूरी हो चुकी हैं. ठीक है, और बाकी आपको अगर ज़्यादा इसे समझना है या ज़्यादा इसे बेसिकली एक्सप्लोर करना है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा. वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा. चलिए, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइम पीरियड एंड सप्लाई. कि जो टाइम पीरियड होता है ना, जो मीन्स द व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, जो हमें अगर टाइम पीरियड की बात करें, है ना, कि कितना टाइम हमारे पास प्रोडक्शन के लिए है, तो उस पे जो उसका इफेक्ट हमारी सप्लाई पे कैसे पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका 3 मार्क्स में, कि हाउ टाइम पीरियड एंड सप्लाई आर रिलेटेड टू ईच अदर, और हाउ द टाइम पीरियड अफेक्ट द सप्लाई इन वेरियस केसेस. ओके, और व्हाट इज द सप्लाई रिस्पॉन्स, ओके, इन द वेरियस मार्केट पीरियड्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्केट पीरियड होते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. फर्स्ट आपका है मार्केट पीरियड. ओके, देन है आपका लॉन्ग पीरियड, देन है आपका शॉर्ट पीरियड. तो 3 तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं. वन इज योर मार्केट पीरियड, द फर्स्ट वन इज मार्केट पीरियड, देन इज शॉर्ट पीरियड, एंड थर्ड इज योर लॉन्ग पीरियड. ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा तीनों टाइम पीरियड्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. मैं डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. इट्स वेरी सिंपल. चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट डिमांड क्या होता है. देखिए, मार्केट डिमांड जो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, जिसमें सप्लाई आप चेंज ही नहीं कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, आप सब्जियों की सप्लाई एकदम मार्केट में इंक्रीज नहीं कर सकते हो. मान लीजिए कि आज प्राइस हो गया अनियन का 100 रुपीज़. ओके, कल मान लीजिए प्राइस और बढ़ गया 150 रुपीज़. तो आप अगर सब्जी बेच रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि पहले अगर 100 किलो लाते थे बेचने के लिए, तो आज 500 किलो ला रहे हैं, क्योंकि वो आपकी 100 kg ही बिकेगी. क्योंकि जितनी मार्केट में बेसिकली डिमांड रहेगी उतनी ही बिकेगी. अगर आप ज़्यादा लाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सब्जी है वो ख़राब हो जाएगी, है ना, बिकॉज इट इज़ अ पेरिशेबल गुड्स. ओके, पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई है फिक्स रहती है, क्योंकि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा उसको बेचना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी, आपकी ख़राब हो जाएगी. तो भले ही प्राइस कितना भी हो, आप क्या करेंगे, उसको जो उसकी जो सप्लाई है बेसिकली फिक्स रखने की कोशिश करेंगे, या बेसिकली फिक्स ही रखेंगे. सो उसको बोलते हैं हम मार्केट पीरियड. ओके, सो इस कर्व में अब देखिए, ये जो आपका S1 कर्व है, ये आपका मार्केट पीरियड को शो कर रहा है. अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि आपकी जो सप्लाई है वो फिक्स रहेगी बिल्कुल, है ना. भले इस प्राइस पे, ये मान लीजिए P1, ये P2 मान लीजिए प्राइस, और ये P3 मान लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि भले ही प्राइस कम हो जाए और भले ही प्राइस वापस रिड्यूस भी हो जाए, ठीक है, आपकी जो सप्लाई है, अगर आप एक फर्म है, अगर आप एक प्रोडक्शन यूनिट है, तो आप क्या करेंगे, फिर भी कोई भी प्राइस पे बेसिकली आप क्या करेंगे, सप्लाई उसकी फिक्स रखेंगे. ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी क्लियर. तो मार्केट पीरियड आपको समझ में आ गया है. तो इसी डायग्राम में तीनों आपको जो है बेसिकली जो टाइम पीरियड्स हैं, मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन और आपका लॉन्ग रन, बेसिकली एक्सप्लेन कर रखा है. तो आपको एक ही डायग्राम में आप इसे बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं. तो इसका जो मार्केट पीरियड की जो आपका वो होगा, दैट इज अ डायग्राम. ओके, या ग्राफ आपका ऐसा बनेगा. ठीक है, किसी भी प्राइस पे जो आपकी सप्लाई जो है फिक्स रहने वाली है या फिक्स ही रहेगी. ठीक है, सो दिस इज अ मार्केट पीरियड. कई बार ये 2 मार्क्स के लिए अलग से भी आ जाता है. तो 2 मार्क्स के लिए अगर आपका मार्केट पीरियड आएगा डिफाइन करने के लिए, तो अगर आपका ये डायग्राम आप बना देते हैं, इट गिव्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट है आपका दैट इज अ शॉर्ट पीरियड. देखिए, शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि आप जो सप्लाई है कुछ एक्सटेंड तक फिक्स कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो. अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट रन का. ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि आपको एक मंथ में एक नया स्कूल खोलना है.
ठीक है। तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, है ना, बिकॉज आपको लैंड परचेज करनी पड़ेगी, बहुत सारे आपको इक्विपमेंट चाहिए। ओके, आपको एक लैब्स चाहिए, ठीक है, तो जो कि 1 मंथ में बनाना जो कि बहुत मुश्किल है। तो आप 1 मंथ में फिर स्कूल, अब स्कूल तो बनाना ही है, तो आप क्या करेंगे, कोई बिल्डिंग डेफिनेटली या कोई पुराना स्कूल खरीदेंगे या कोई लीज पे लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, यू विल ट्राई टू टेक सम बिल्डिंग ऑन लीज और द एग्जिस्टिंग स्कूल ऑन लीज। तो इसमें क्या हुआ, आपने कुछ हद तक आप उसे चेंज कर पाए। ठीक है, क्योंकि ये दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट रन। ओके, इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, आप एग्जिस्टिंग प्लांट से ही कुछ ना कुछ आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो। आप नया प्लांट नहीं खोल सकते इसमें, है ना, अब नया प्लांट आप नहीं खोल सकते, कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट जो आपके पास ऑलरेडी, आपके पास जो प्लांट है या आपके पास इक्विपमेंट्स पड़े हैं, जो यहाँ फिक्स्ड असेट्स पड़े हैं, उसी से क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको अपनी जो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब उसी से आप सप्लाई कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, अब आप कंपनी की उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है, तो और इसको बढ़ा आपको एक्सपेंड भी नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, मान लीजिए एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट में भी काम बुला लेंगे, है ना, कोई दूसरे सेट ऑफ लेबर्स को आप क्या करेंगे, नाइट में बुलाएंगे कि आप नाइट शिफ्ट में काम कीजिए। तो फिर क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई बिल्कुल इनटू टू हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना, बिकॉज आपने क्या किया, 24 आवर्स ऑपरेट किया सेम प्लांट पे। तो कोई प्लांट आपने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, कोई प्रोडक्शन यूनिट आपने इंक्रीज किया नहीं किया, कोई न्यू इक्विपमेंट्स खरीदे नहीं खरीदे, तो उस पीरियड को बोलते हैं हम शॉर्ट रन, जिसमें आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग जो आपका प्लांट है उसी को यूज करके बेसिकली आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हो। ठीक है, चलिए, सो देयरफॉर इसमें आपकी जो शॉर्ट रन सप्लाई है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही बढ़ सकती है ना, आप 24 आवर्स तक ही काम ले सकते हो, उससे ज़्यादा तो टाइम पीरियड ही नहीं है आपके पास बेसिकली। ठीक है, तो आपका एक एक्सटेंट तक इसकी सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन ऊपर वाले की मार्केट पीरियड की तो बढ़ ही नहीं सकती। ओके, नेक्स्ट है आपका दैट इज लॉन्ग रन। ओके, अब लॉन्ग रन, पहले आपको मैं इसका शॉर्ट रन का ग्राफ समझा दूं। ये है आपका S2। ठीक है, S2 आपका जो है दैट इज ये जो है आपका दैट दैट शोज द शॉर्ट रन। देखिए, जो लॉन्ग रन होगा वो सबसे जो इसका दैट जो स्टीप होगा, सबसे जो इसका जो स्टीपनेस होगी कम होगी। आपको देखिए इसका समझा देता हूँ लॉजिक क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए शॉर्ट रन का क्या है, आपका कर्व है, ये आपका शॉर्ट रन का कर्व है, ये वाला। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या है, ये आपका ये प्राइस है, मान लीजिए प्राइस बढ़ता है, तो कुछ आप एक्सटेंड तक क्या कर सकते हो, इसकी जो है बेसिकली सप्लाई को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, लेकिन आपका ये जो लॉन्ग रन वाला देख रहे हैं ना, ये लॉन्ग रन वाला, अगर आप इसको स्टीपनेस थोड़ी कम कर देते हो, तो देखिए भले ही प्राइस, जस्ट अ मिनट, ओके लेट मी ड्रॉ इट अगेन। देखिए, अगर आपकी ये ऐसी सप्लाई कर्व है जो विच शोज द लॉन्ग रन, ठीक है, तो उसमें क्या है, भले आपका ये प्राइस है आपका, ओके, ये क्वांटिटी है, तो आपके हल्के से प्राइस से भी आप क्वांटिटी ज़्यादा चेंज कर पा रहे हो। लेकिन आपका जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन का जो स्टीपनेस ऐसी होगी, इसमें क्या होगा, आपका प्राइस ज़्यादा चेंज, प्राइस अगर ज़्यादा भी चेंज होगा, तब भी आप क्या करते हो, जो क्वांटिटी है उतनी इंक्रीज नहीं कर पाते जितनी कि आप क्या करते हो, लॉन्ग रन में इंक्रीज कर पाते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो जब भी कोई ग्राफ का जो स्टीपनेस थोड़ी कम होगी, तो वो आपका क्या करेगा, शॉर्ट रन को शो करेगा, क्योंकि मान लीजिए पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी ये है, अगर प्राइस ज़्यादा भी बढ़ता है, तो क्या करते हो आप, ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। देखो यहाँ प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या है, कम इंक्रीज कर रही है, तो ये जो लाइन है आपकी S2, ये आपकी शो कर रही है शॉर्ट रन मार्केट पीरियड को। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, शॉर्ट रन सॉरी टाइम पीरियड को शो कर रही है। और ये जो आपकी लॉन्ग रन है, ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप नए प्लांट्स बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, आप ओल्ड प्लांट्स को बंद कर सकते हो, आप न्यू इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते हो। बेसिकली आपके पास बहुत टाइम पीरियड होता है। फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ स्कूल का। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको स्कूल खोलना है और आपको मैं 10 साल का टाइम दे रहा हूँ, ओके, तो 10 ईयर्स में आप क्या करेंगे, आराम से लैंड परचेज करेंगे, आप आराम से एक बिल्डिंग बनाएंगे एक स्कूल की। ओके, सो यू हैव द इनफ टाइम टू मेक अ बेसिकली अ स्कूल, सो दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें S3 जो कर्व है आपका, ये जो कर्व है वो आपका क्या शो कर रहा है, बेसिकली आपका लॉन्ग पीरियड शो कर रहा था। मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे लॉन्ग लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, इसकी स्टीपनेस कम होगी। मान लीजिए ये प्राइस है, तो प्राइस इसका बढ़ता भी है, तो क्या होता है, आप कम प्राइस चेंज होने पे भी आप सप्लाई ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वही बात करें शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन में स्टिकनेस कम होती है ना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए प्राइस ये है, तो प्राइस अगर ज़्यादा भी होता है, तब भी आप क्या करते हो, उतनी ही सप्लाई नहीं बढ़ा पाते हो, एज इन द एज इन द अगेंस्ट द लॉन्ग पीरियड, है ना, कि लॉन्ग पीरियड में आप ज़्यादा बढ़ा पा रहे हो, लेकिन शॉर्ट पीरियड में आप देखिए जो क्वांटिटी है आपकी कम हो रही है। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बढ़ रही है, यही बढ़ रही है बस। ठीक है, और इसमें आपकी कितनी, इसमें ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर।
आपके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं सप्लाई कर्व के, मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। बेसिकली आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स और व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अगेन फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपका। इवन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी डिवाइड होकर आ सकता है कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन बताइए कि व्हाट इज द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली आपको शॉर्ट में फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। आप लॉन्ग में आपको बता रहा हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है आपकी वर्टिकल सप्लाई कर्व। देखिए वर्टिकल सप्लाई कर्व क्या होती है कि कोई भी प्राइस हो जाए आपका, आपकी सप्लाई जो है फिक्स रहेगी, ठीक है। अब ये किन चीज़ों में पॉसिबल हो पाता है? देखिए मान लीजिए ये होता है आपका, कोई पुरानी पेंटिंग्स हैं, कोई पुराना रेयर कॉइन्स पड़े हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी है, कोई ओल्ड स्टैम्प पड़े हैं, क्योंकि इसकी सप्लाई तो लिमिटेड ही रहेगी। मान लीजिए कोई पेंटिंग है वो बहुत पुरानी है, 400 साल पुरानी है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी दूसरी पेंटिंग नहीं बना सकते आप। वो 400 साल पुरानी जो पेंटिंग है वो एक ही रहेगी, तो उसकी भले ही प्राइस कितना हो, ठीक है, उसका प्राइस भले ही कितना हो, भले आपका प्राइस उसे कम मिले, भले उसको प्राइस कोई ज़्यादा ऑफर करे, उसकी सप्लाई आप फिक्स ही रख रख पाओगे, या उसकी सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि वो है ही उतनी क्वांटिटी में, ठीक है। अब इससे यहाँ पे देखिए, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड्स है, ठीक है, और ये अलग है, ये एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई है, ध्यान रखिएगा। ये आपके जो सप्लाई कर्व्स है टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। सो इस डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस, ओके। ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी है ही फिक्स, तो भले ही प्राइस उसका जितना भी हो आप उसे फिक्स ही रखेंगे, फिक्स ही रख पाएंगे, क्योंकि आप उसकी सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि है ही वो लिमिटेड चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स के लिए बहुत बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, और बहुत से बच्चे इसे छोड़ के आते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बैकवर्ड स्लोपिंग क्या होता है? बैकवर्ड स्लोपिंग ये होता है कि जब आपका प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है, कि मतलब आप क्या कर रहा है कि प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई कम हो रही है। तो ये कैसे, किस केसेस में हो सकता है? देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, है ना। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, उसमें एक पियोन है, ओके। अगर आप एक पियोन की नॉर्मल कंडीशन में सैलरी अगर 1 करोड़ कर देते हैं 1 महीने की, तो आपको क्या लगता है वो कितने टाइम तक वो जॉब करेगा उस पर्टिकुलर स्कूल में? नॉट मोर देन 6 मंथ्स, है ना। 6-7 मंथ्स के बाद वो पियोन की जॉब तो डेफिनेटली नहीं करेगा, ठीक है। वो तो ये बोलेगा फिर प्रिंसिपल से कि भैया बताओ कितने का स्कूल बेचना है, क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट होगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द, बेसिकली क्या हुआ, आपने जब उसकी प्राइस बढ़ा दिया, मतलब आपने उसकी बेसिकली वेज रेट बढ़ा दी, तो वेज रेट है एक तरह का प्राइस ही है, उसे पे करना है। तो आप अगर एक लिमिट से किसी की वेज रेट बढ़ाते हो, तो फ्यूचर में आपको जो लेबर की सप्लाई है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये आपकी होती है बैकवर्ड सप्लाई में, ठीक है। दिस इज अ बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। सो आप लिखोगे, इन सर्टेन केसेस अ पार्ट ऑफ सप्लाई कर्व हैव मे अ बैकवर्ड स्लोप, this would mean a smaller quantity would be offered at higher price and then at the lower price। तो वही वाली बात है कि जब प्राइस आपका बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई लो हो जाएगी, ठीक है। अब ये किस में होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दिस टाइप ऑफ द बैकवर्ड स्लोप कर्व में अकर इन द केस ऑफ लेबर सप्लाई। मैंने अभी ही आपको एग्जांपल्स दिया था कि मान लीजिए कोई स्कूल का पियोन है, अगर आप उसकी नॉर्मल कंडीशन में सैलरी अगर 1 करोड़ कर देते हैं आप, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करेगा, एंड डेफिनेटली जब वो 12 करोड़ हो जाएंगे तो वो पूरा कोई यूरोप ट्रिप पे या अमेरिका ट्रिप पे डेफिनेटली जाएगा। अगर मैं होता तो डेफिनेटली मैं यही करता, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। तो बेसिकली आपकी जो बैकवर्ड स्लोपिंग किस केस में होती है, आपकी जब क्या होती है, लेबर सप्लाई में होती है, ठीक है। अगर लेबर के आप जो प्राइस है एक लिमिट से ऊपर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक लिमिट से ऊपर, देखिए एज वेज रेट ऑफ लेबर इंक्रीजेस ऑफ द वर्कर्स मोर देन द आर्स इनिशियली एज टू अर्न मोर। देखिए सिंपल सी बात है, एज वेज रेट इंक्रीजेज द वर्कर वर्क्स फॉर मोर आर इनिशियली, मतलब अगर जब आप उसकी सैलरी को इंक्रीज कर देते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो स्टार्टिंग से वो क्या करेगा, डेफिनेटली वो थोड़े
अपनी जो है काम के आवर्स बढ़ाएगा या उसको कंटिन्यू करेगा एक लिमिट तक, लेकिन बाद में क्या करेगा, ही प्रेफर्स लेबर टू लेजर, बाद में वो लेबर नहीं करेगा, वो लेजर करेगा, वो इंजॉय करेगा अपनी लाइफ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ही उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जो पियोन है उनकी कमी पड़ जाएगी, या मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर थिंग की कमी पड़ जाएगी, बेसिकली लेबर की कमी पड़ जाएगी। तभी आपको इकोनॉमी में देखा होगा, कभी भी जब सैलरी इंक्रीज होती है, उसका डियरनेस अलाउंसेस इंक्रीज होता है, तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग होता है वो, जितना आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है उसी रेट्स पे आपकी क्या होती है, सैलरी बढ़ाई जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ा दी जाएगी तो डेफिनेटली आपको क्या है कि लोग बाद में एक एक टाइम के बाद में काम नहीं करेंगे। तो ये आपका डायग्राम है, देखिए बैकवर्ड स्लोपिंग। अब आपका जो सप्लाई कर्व वो ऐसा होगा, सप्लाई कर्व आपका ऐसा होगा, ये बैकवर्ड स्लोपिंग का सप्लाई कर्व होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब पहले आप इतना प्राइस था तो ये सप्लाई थी, अब आपने प्राइस बढ़ा दिया तो इनिशियली तो बढ़ाएगा वो, इनिशियली लो मतलब वो ज़्यादा काम करेगा, मतलब जैसे जैसे आप उसकी सैलरी बढ़ाओगे बढ़ाओगे इनिशियली वो ज़्यादा काम करेगा, लेकिन बाद में क्या हो, वो क्या हो जाएगा, लेबर वो कम काम करना पसंद करेगा, क्योंकि वो बाकी के आवर्स क्या करेगा, फिर इंजॉय करने की कोशिश करेगा, या वो जॉब छोड़ देगा डेफिनेटली, क्योंकि क्या है कि उसको क्या है, एक लिमिट से ऊपर जब उसके पैसा आ जाएगा, सो डेफिनेटली ही विल नॉट वर्क। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये होता है बैकवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बैकवर्ड स्लोपिंग में क्या होता है कि इनिशियली जब आप प्राइस इंक्रीज करते हो, लेबर देखिए यहाँ पे प्राइस क्या है, वेज रेट, है ना, तो पहले आपका प्राइस वेज रेट इतना थी, वेज रेट तो इतनी सप्लाई थी, फिर वेज रेट आपने बढ़ा दी तो वो ज़्यादा काम करेगा क्योंकि ज़्यादा पैसे चाहिए उसको, फिर और ज़्यादा बढ़ा दी तो और काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अपना जो वर्किंग आवर्स है वो कम कर देगा, इवन आप क्या कर रहे हो, उसका प्राइस बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा होगा, डेफिनेटली ही विल सब ट्राई टू स्पेंड हिज टाइम ऑन लग्जरी या लेजर। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये आपके आपके क्वांटिटी लेबर आवर्स हो गए और ये आपकी वेज रेट हो गई। तो आपको ऐसे ही डायग्राम के साथ ये जो एक्सप्लेन करना है तो सिंपल आप यहाँ से इसे लिख सकते हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द, ये यहाँ से यहाँ तक आप इसे नोट्स बना सकते हो, एंड दिस कैन कवर फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट है आपकी मूवमेंट। तो जैसे ही हमने डिमांड की भी मूवमेंट पढ़ी थी, वैसे ही आपकी क्या है, सप्लाई की भी मूवमेंट होती है। अब ये जो मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व है और शिफ्ट है, ठीक है, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, प्राइस और अदर देन प्राइस पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ही जो है आपका, दैट इज द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। देखिए, जो आपका सप्लाई कर्व में चेंज आता है वो दो तरह के चेंज होते हैं। एक को बोलते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, और दूसरे को बोलते हैं ए शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ठीक है, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। और मूवमेंट के दो और नाम हैं। मूवमेंट में दो तरह की मूवमेंट हो सकती है, एक तो एक्सपेंशन हो सकती है, एक एक्सपेंशन हो सकती है, और दूसरी आपकी क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ऐसी शिफ्ट में क्या हो सकता है, एक इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज इन सप्लाई, और डिक्रीज इन सप्लाई। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर। देखिए फिर से बता रहा हूँ, दो तरह से चेंजेस आ सकता है सप्लाई कर्व में, जिसको पहले वाले को बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, और दूसरे वाले को बोलते हैं शिफ्ट अलोंग दी सप्लाई कर्व, कि शिफ्ट अलोंग दी सप्लाई कर्व। और मूवमेंट में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, जो एक पहली होती है एक्सपेंशन और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही शिफ्ट वाले में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरी होती है डिक्रीज इन सप्लाई। अब यही चीज़ हमारा बाकी का चैप्टर बेसिकली कवर कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट इज मूवमेंट वाला, कि मूवमेंट क्या होती है। देखिए, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी राइसेस ड्यू टू द राइस इन ओन प्राइस, बेसिकली जब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब सॉरी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मतलब जब आपकी प्राइस की बढ़ने से आपकी जो सप्लाई में इंक्रीज आता है, तो वो आपकी क्या होती है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो अगर तो सप्लाई कर्व बढ़ रही है, मतलब सप्लाई बढ़ रही है प्राइस बढ़ने से, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंशन। और अगर प्राइस कम होने से उसकी सप्लाई कम हो जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मैंने कि जैसे पहले बताया था कि मूवमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किसकी वजह से आता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आता है। बाकी सारे फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, है ना। बाकी जितने फैक्टर्स हैं, आपके टाइम पीरियड हो गया, आपका नेचर ऑफ द गुड हो गया, ठीक है, आपके जो फ्यूचर प्राइसेस के एक्सपेक्टेशन है, वो सब आपका कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइस ही इसमें ऑपरेट होगा। तो जो आपका चेंजेस आपका प्राइस की वजह से आता है आपकी सप्लाई कर्व में, बेसिकली दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, या वो बढ़ेगा या कम होगा। जब बढ़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर कम होगा तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो वो दोनों चीज़ें जो आती हैं प्राइस की वजह से जो चेंज हो रही है, उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। तो यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन द सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइसेस
ड्यू टू rise in the own price of a commodity, other factors affecting the supply remaining the same, it's called the expansion of supply। कि जब प्राइस की बढ़ने से जो सप्लाई में बढ़ती है, ठीक है, सप्लाई बढ़ती है, ओके, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड राइसेस ड्यू टू द राइस इन ओन प्राइस, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई। ओके, और जैसे ही मान लीजिए अगर अगर फॉल इन प्राइस होता है या प्राइस गिर जाता है और उसकी वजह से जो आपको सप्लाई कम देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो इसका डायग्राम आप सिंपल सा ये डायग्राम है, देखिए बहुत सिंपल है। ओके, पहले मान लीजिए प्राइस ये था, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई ये हो रही थी, ओके, ये प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई ये हो रही थी। अब मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, तो जब प्राइस बढ़ गया आपका तो डेफिनेटली क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई, है ना। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, दिस जो ऊपर आपका जो ये गया है, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि आपकी सप्लाई बढ़ी है, क्योंकि आपका प्राइस बढ़ा है। ओके, अब मान लीजिए आपका प्राइस कम हो जाता है, प्राइस आपका नीचे इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपने क्या किया, उसकी सप्लाई कम कर दी, है ना, उसे आप कम मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या करके नीचे आ गए। तो आप क्या कर रहे हो, एक ही डिमांड कर पे, एक ही सप्लाई कर पे मूव कर रहे हो, एक्सपेंशन में ऊपर चले जा रहे हो, और जब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे चले आ रहे हो, है ना, क्योंकि जैसे ही प्राइस नीचे यहाँ फॉल होता है, आपने कम कर दिया, आपने सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की, तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो आपका क्या शो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नीचे जो A3 है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई शो करेगा, जो A2 है वो आपका एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई शो करेगा, ठीक है। और ये जो A1 है वो हमारा डिफ़ॉल्ट था, मतलब जो पहले से ही ये सेट था, लेकिन जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा, ठीक है, उसकी वजह से हमारी सप्लाई बढ़ गई, तो विच शोज द एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और जैसे ही हमारा प्राइस कम हुआ तो आपने क्या कर दी, बेसिकली सप्लाई कम कर दी, तो इस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये आप डायग्राम ध्यान रखिएगा। तो वेरी सिंपल, आपको कैसे लिखना है, अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 मार्क्स में सबसे पहले आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। या बहुत सिंपल है, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, बेसिकली समझने की जरूरत है। एक बार समझ गए, सिंपल सा आप ध्यान रखिए कि जो एक्सपेंशन होता है वो प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है ना, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्राइस कम होता है तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। बस बेसिकली इसी को आप क्या कर देना, इसको थ्योरी में कन्वर्ट कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ओके, इस डायग्राम बनाना है, दैट्स इट। चलिए 3 मार्क्स आपके पक्के। उसके बाद आपका है दैट इज द शिफ्ट ऑफ द सप्लाई का, जब मैंने दूसरा बताया था। अब ये क्यों होता है, ये प्राइस की वजह से नहीं होता, यहाँ पे प्राइस आपका फिक्स रहेगा, मतलब प्राइस उतना का उतना ही है। आपकी जो सप्लाई भले ही कम हो रही हो, अगर 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 बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और अगर कम हो रही है तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे अगर सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी तो अदर देन प्राइस होगी, मतलब कोई दूसरे फैक्टर की वजह से, है ना, और अगर आपकी बेसिकली सप्लाई कम होगी तो कोई दूसरे फैक्टर की वजह से होगा, प्राइस से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन द अमाउंट सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, अदर देन की प्राइस की वजह से, बेसिकली अगर आपकी सप्लाई बढ़ती है तो आप यहाँ सप्लाई चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई दो तरह की हो सकती हैं, या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, और कोई तरीका तो हो नहीं सकता, है ना। तो अगर इंक्रीज हो रही है तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, है ना, शिफ्ट के अंडर क्या आता है, इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या आता है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है आर विलिंग टू सप्लाई लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट द सेम प्राइस, प्राइस यहाँ पे सेम ही रहेगा, प्राइस लोअर नहीं किया जाएगा या बढ़ाया नहीं जाएगा, प्राइस सेम रहेगा। बस कोई जो भी है, मान लीजिए प्रोड्यूसर है, अपनी मे बी सेल मैक्सिमाइजेशन, उसे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, सेल बढ़ाने के लिए मे बी क्या कर रहा होगा, अपनी सेल बढ़ा रहा होगा, है ना, उसे सप्लाई ज़्यादा कर रहा होगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अदर देन प्राइस की वजह से जो आपकी सप्लाई में इंक्रीज आता है, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन सप्लाई। और ऐसे ही आपको डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, सिंपल सी टोटली अपोजिट है, व्हेन प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी एट द हायर प्राइस, ठीक है। बेसिकली मतलब क्या कहने का मतलब है कि आपका जो प्राइस यहाँ पे फिक्स रह रहा है, प्राइस से कोई मतलब नहीं है, वो सप्लायर जानबूझ के कोई अदर रीजन की वजह से अपनी जो सप्लाई है वो कम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है बहुत कंफ्यूजिंग, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम मत कीजिएगा, आप सिंपल डायग्राम इसमें देखिए, ये आप प्राइस को इसमें फिक्स रखिए, ठीक है, ये आप एक डिफॉल्ट वाली क्या रखिए, आप अपनी सप्लाई कर्व रखिए, ओके, सॉरी दिस इज डिमांड कर्व, ठीक है, ये आपकी जो है सप्लाई कर्व है।
ओके, ये आपकी डिफ़ॉल्ट आपकी जो है एक सप्लाई कर्व है, मान लीजिए से S1 मान लेते हैं, आपका ये पॉइंट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो ये आपकी एक डिफ़ॉल्ट मान लीजिए। अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट, तो ये आपकी जो S2 है, सो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, इंक्रीज इन सप्लाई, क्लियर। और ऐसे ही मान लीजिए इसी आप क्या करोगे, इसी कर्व पे आप S3 दिखा दीजिएगा, ये आपकी बैकवर्ड हो रही है, मतलब पीछे आ गई है ना, लेफ्ट टुवर्ड्स, शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये आपकी क्या शो कर रही है, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, प्राइस देखिए फिक्स है, प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस यही है। ठीक है, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है देखिए वो बदल रही है, ये आपकी क्वांटिटी जो पहले ये आपकी जो थी वो थी, है ना, बेसिकली दिस वाज द डिफॉल्ट। अब जब आपकी इंक्रीज हुई सप्लाई तो आपका जो कर्व है पूरा ही शिफ्ट हो गया, तभी तो उसे बोलते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। इसमें जो कर्व है पूरा ही शिफ्ट हो जाता है ना, टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, यहाँ पूरा राइट शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई, देखो सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई, अब यहाँ पहले इतनी थी सिर्फ, अब क्या होगी, इतनी हो गई, है ना, और जब कम होगी तो सिर्फ आपकी सप्लाई सिर्फ इतनी रह जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा, अब इसको आप समझने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वही बात है इसमें भी। ठीक है, ये तीन चीज़ बना रखी है, तो यही बस आप शो करना, बाकी ये सब जो ऊपर वाला ये सब चीज़ें शो करने की जरूरत नहीं है, दैट विल जस्ट कन्फ्यूज़ यू। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और फिर ये डायग्राम बना देना है ऐसे वाला। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई, ये डिक्रीज इन सप्लाई, इसको यहाँ पे ऐसे टच कर दीजिएगा नीचे, आपकी क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे लिखिएगा क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्राइस। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन, ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होती है। ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस होती है, तो इंक्रीज इन सप्लाई वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जो इंक्रीज इन सप्लाई वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और डिक्रीज इन सप्लाई आपका क्या आता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, तो आप इसके डिफरेंसेस देख सकते हो, ये इसके बेसिकली आप इसके कुछ डिफरेंसेस है जो फैक्टर्स है दैट कॉसेस अ चेंज, क्योंकि इसमें प्राइस की वजह से चेंज नहीं आएगा, तो बाकी फैक्टर्स कौन से हुए, टेक्नोलॉजी हो सकती है, इनपुट प्राइसेस हो सकते हैं, टैक्सेस एंड सब्सिडीज हो सकती हैं, नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं, तो अदर देन ये फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई कर्व को बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं, या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए, ऐसे ही आपका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन देखिए, एक्सपेंशन किसकी वजह से होगा, प्राइस के बढ़ने से, और आपका इंक्रीज इन सप्लाई होगा अदर देन प्राइस की वजह से, जो आपके सप्लाई बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, देखिए दोनों में सप्लाई बढ़ रही है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी सप्लाई बढ़ रही है, आपकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, यहाँ पे भी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन जहाँ वर्ड एक्सपेंशन आ गया, है ना, एक्सपेंशन किसके अंडर आता है, मूवमेंट के अंदर आता है, और मूवमेंट कभी भी किसके थ्रू होती है, प्राइस के थ्रू होती है, तो जब जो आपकी एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है वो ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, या बेसिकली इंक्रीज इन द प्राइस की वजह से आपको एक्सपेंशन देखने को मिल रही है क्वांटिटी सप्लाई में, और इंक्रीज इन सप्लाई होता है आपका अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जो सप्लाई बढ़ी है आपकी वो अदर देन रीजंस है, जो अदर देन रीजंस है मैंने ये बता दिए, ये आपके जो अदर देन रीजंस है, अदर देन प्राइस, उसकी वजह से जो बेसिकली जो सप्लाई बढ़ी है। तो ठीक है, यही इसमें दोनों का मेन डिफरेंस है, कई बार 2 मार्क्स के लिए डिफरेंस पूछ लेता है, और आपको टी फॉर्म में ही लिखना है जैसा ये बना के लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वैसे ही एक्सप्लेन करना है। ओके, सो आई हैव होप, ऐसे ही आपका कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सप्लाई जब कम हो जाती है या क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है, इसमें क्या है, प्राइस की वजह से, इसमें प्राइस की वजह से कम होती है, और इसमें क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाई कम होती है लेकिन अदर देन फैक्टर्स ऑफ प्राइस, यहाँ पे प्राइस से कोई लेना देना नहीं होगा, प्राइस के अलावा कोई दूसरे फैक्टर की वजह से बेसिकली सप्लाई क्या होगी, कम हुई होगी, तो यही इसका बेसिकली डिफरेंस है, आप पढ़ सकते हैं एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दैट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द वेरियस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, तो आपकी जो सबसे पहले आपको ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको मैं इसे याद करने की ट्रिक बताता हूँ, आप इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ओवर द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, मतलब आपका जो प्राइस में चेंज आया है उसकी वजह से बेसिकली जो क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया है, मतलब जो चेंज इन प्राइस की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया है उसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैं फिर से बता रहा हूँ कि दिस इज अ रेशियो ऑफ, सिंपली आप लिखना कि व्हाट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सो प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ परसेंटेज, इसे आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ओवर द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। कहने का मतलब है कि आपके जो प्राइस में कुछ चेंज आने की वजह से
उसका कितना चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाई पे आया है उसको बोलते हैं, उस मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, उसको उस मेजरमेंट को बोलते हैं बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये अपने आप ही बन जाएगा। तो सिंपली आप लिखिएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो सिंपल एज दैट, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी तो ये फॉर्मूला उसके नीचे जरूर लिखेगा, इट गिव्स वेरी गुड प्रेजेंटेशन। अब इसके कुछ कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती हैं। ओके, ये आप कह सकते हो कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है आपकी, उसकी कुछ डिग्रीज होती हैं। ओके, पहली है आपकी दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरी आपकी यूनिटरी इलास्टिक, चौथी आपकी इलास्टिक और पांचवी है आपकी इन इलास्टिक। मैं एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बहुत बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इसकी जो हर समय जो आपका एक वैल्यू होती है, ओके, दैट इज इक्वल टू, मीन्स इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, इनफाइनाइट के बराबर होती है। ये आपको जरूर याद रखना है। जब आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा तो इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब इनफाइनाइट क्यों होती है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, इनफाइनाइट और द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई रिप्रेजेंट a case in which quantity supplied of a commodity responds by infinite amount to वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। बेसिकली क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ इसमें, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से आपको ध्यान में सारी आपको जो डिग्री से याद रहेंगी। अब देखिए, पहला हम क्या कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक पढ़ रहे हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है, आपका प्राइस कुछ चेंज नहीं आता है या बहुत बहुत स्मॉल चेंज आता है जिसे हम जीरो ही मान लेते हैं। ठीक है, और आपका क्या है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती रहती है और प्राइस चेंज नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कि क्वांटिटी सप्लाई हो गई 40 लेकिन प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इनफाइनाइट तो आई। तो ये होती है आपकी बेसिकली आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ऑफ सप्लाई, या कह सकते हो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये आपकी इसका कैटेगरी का आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड तो चेंज होती है लेकिन जो आपका प्राइस है, प्राइस में जो प्राइस चेंज जो होता है वो जीरो होता है, लेकिन इसमें चेंज आता है। तो अगर इसमें डायग्राम से बनाऊं तो कैसा होगा, प्राइस आपका सेम रहेगा, है ना, आपकी क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, चेंज होती रहेगी। पहले आपकी Q1 थी, Q2 थी, प्राइस सेम रहेगा आपका और की क्वांटिटी जो है सेम होती रहेगी। तो ये आपका क्या कर्व शो करेगा, इनफाइनाइट को शो करेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट है, एक ही प्राइस पे, प्राइस एक है और आपकी जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट के बराबर होती है, यहाँ पे लिखा भी होगा। ओके ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हेयर इज इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना, परफेक्टली इलास्टिक केस में जो आपकी वैल्यू होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। दूसरा आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, इसमें क्या होती है, आपकी वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब है कि परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इन विच देयर इज नो सप्लाई रिस्पॉन्स, मतलब ऊपर वाला चेंज नहीं होता, नीचे वाला चेंज होता है। ठीक है, नो मैटर व्हाट द प्राइस चेंज टेक प्लेस, मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज आए, तो मान लेते हैं माई प्राइस 40 रुपये से बढ़ गया लेकिन आपने सप्लाई जीरो, मतलब सप्लाई उतनी ही रखी, तो आपका आंसर तो जीरो ही आएगा। इसलिए इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होती है, जीरो के बराबर होती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऊपर वाले में देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या था, आपका नीचे वाला जीरो था, ऊपर वाला चेंज हो रहा था। लेकिन इन इलास्टिक में क्या है, ऊपर वाला जीरो है, नीचे वाला आपका क्या है, चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए नीचे जो प्राइस है आपका अगर 40 रुपये बढ़ भी रहा है लेकिन आपका क्या है, क्वांटिटी सप्लाई आप क्या कर रहे हो, जो फर्म है वो फिक्स रख रहा है, तो उस केस में उस गुड को क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक गुड या परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ओके, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी उसमें, उस केस में वो जीरो होगी। ठीक है, उस केस में वो जीरो होगी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्राइस इलास्टिसिटी विल बी जीरो। अब इसका फिगर कैसे बनेगी, ऑब्वियसली बात है, इसकी फिगर ऐसे बनेगी, मतलब कोई भी प्राइस पे आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो फिक्स रह रही है, तो इसकी इलास्टिसिटी, इस कर्व की क्या होगी इलास्टिसिटी, वो आपकी जीरो होगी। और परफेक्टली इन इलास्टिक में ऐसे होती है ना, दिस इज द बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज अ वर्टिकल। तो वर्टिकल जो लाइन आपको किस में देखने को मिलती है, परफेक्टली इन इलास्टिक में, और हॉरिजॉन्टल किस में मिलती है, परफेक्टली इलास्टिक में। और इसकी याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, और इसकी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, अब आ जाइए दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब होता है कि आपकी जो बेसिकली जो चेंज है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटीज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। देखिए मैं आपको बहुत यहीं से सब आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आप ये सब चीज़ें खुद बना लेंगे, है ना। पहले वाले में क्या था, ऊपर वाला क्या हो रहा था आपका, चेंज नहीं हो रहा था, नीचे वाला आपका जीरो था। बेसिकली ऊपर वाला चेंज होता है, नीचे वाला जीरो था। इसमें क्या है, ऊपर वाला जीरो है, नीचे वाला चेंज हो रहा था। अब थर्ड में है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। इसमें क्या हो रहा है कि चेंज दोनों में आ रहा है और सेम अमाउंट में आ रहा है, मतलब 40% से आपका प्राइस इंक्रीज होता है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 40% से ही बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1। तभी इसका क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। मेरी बात समझ में आई। तो आप खुद भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें रटने वाली बात ही नहीं है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, तो आप लिखेंगे कि व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड is equal to the proportionate change in the price, so that is equal to the unitary elastic and its elasticity of supply is equal to 1। तो 1 क्यों है, ऑब्वियसली बात है, जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका होता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जहाँ पे लिखा भी है वही चीज़ आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन कर दी। ओके, नेक्स्ट है आपका इलास्टिक सप्लाई। इसमें परफेक्टली वर्ड ऐड नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ इलास्टिक सप्लाई है, ठीक है। तो इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, इलास्ट सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसका देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि ये फिर से इस फॉर्मूले पे आ जाइए। ये फॉर्मूला आपका बहुत इजी है आपको याद रखने के लिए, इसकी डिग्रीज ऑफ मेजरमेंट या आपकी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपका इलास्टिक सप्लाई क्या कह रहा है, जो आपका जो चौथे नंबर का है इलास्टिक सप्लाई, वो ये कह रहा है कि आपका जो ऊपर वाला जो चेंज है वो ज़्यादा है आपके नीचे वाले से। मतलब ऊपर वाला मान लीजिए 40% चेंज है, नीचे वाला है 20%, ठीक है। तो ये होता है, मतलब आप लिखेंगे व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। तो मान लीजिए क्वांटिटी सप्लाइड में 40% चेंज आ रहा है और प्राइस में 20%, मतलब किसी भी गुड के 20% चेंज इन प्राइस से उसकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो रही है, 40% बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इसका, अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो इसकी जो इलास्टिक सप्लाई होती है, जो इलास्टिक सप्लाई होती है हर समय उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होगा आपके डिनोमिनेटर से, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर, ठीक है। और इसकी इसकी इसका जो आपका बेसिकली जो आपका यूनिटरी इलास्टिक का जो आपका वो बनेगा, डायग्राम बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का ऐसे बनेगा, मतलब इतना चेंज आया तो प्राइस में भी उतना चेंज आया, जितना चेंज आपका इसमें आया उतना ही चेंज इतना आएगा, तभी तो 1 के बराबर आएगा, है ना। तो लेकिन इसमें क्या है, आपका इलास्टिक सप्लाई में जो कर्व है वो थोड़ा ऐसा रहेगा आपका, मतलब प्राइस कम चेंज हो रहा है आपका, हल्के से चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी वो ज़्यादा चेंज हो रही है ना। प्राइस हल्के चेंज होने से आप ऐसा बनाइए इसको, ठीक है। ये ऐसे आपकी सप्लाई रखिए, ये सप्लाई का मान लीजिए अगर आपका, जस्ट अ मिनट, ठीक है, आप इसको ऐसे रखिए, इसकी जो स्टीपनेस है वो कम रखिएगा, ओके। तो आपका जो ये मान लीजिए पहले इतनी प्राइस था तो इतनी आपकी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। अब प्राइस आपका हल्के से बढ़ा, ओके, हल्के से बढ़ा, मतलब हल्के से इंक्रीज हुआ, तो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे जो प्राइस है बहुत हल्के से बढ़ा है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस इतना ही बढ़ा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो वो आती होती है आपकी इलास्टिक सप्लाई, ओके। देन है फिफ्थ है आपका इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई इज वेरी सिंपल, सप्लाई इज सेड टू बी इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। मैं फिर से वापस आपको फॉर्मूले में आता हूँ। इसका मतलब होता है कि आपका ये जो है ज़्यादा चेंज आता है ऊपर वाले से। मान लीजिए ऊपर 20% चेंज आ रहा है और नीचे सिर्फ आपका क्या रहा है 40%, मतलब नीचे वाला चेंज ज़्यादा है ऊपर वाला कम है। मतलब प्राइस में तो 40% चेंज आ रहा है लेकिन सप्लाई कितनी चेंज हो रही है 20% से। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी हर समय आपकी लेस देन आपकी क्या होगी, 1 होगी। आपकी हर समय लेस देन इसकी इलास्टिसिटी 1 होगी, ओके। क्योंकि आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ऐसा फ्रैक्शन बन जाएगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो अब ऑब्वियसली जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका डेफिनेटली आपकी जो लेस देन 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटरी, मतलब यूनिटरी आप कहने का मतलब है 1, ठीक है। और तो समझ आ गया, सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज, जैसे प्रोपोर्शनेट भी, प्रोपोर्शनेट एंड परसेंटेज इज सेम थिंग, ठीक, डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। बेसिकली आप वो फॉर्मूले वाला ध्यान रखिएगा कि जो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, सो उस रेशियो को क्या बोलते हैं बेसिकली, इन इलास्टिक सप्लाई। और इसकी क्या होती है वैल्यू, हर समय लेस देन 1 होती है, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम देखिए कैसा होता है इन इलास्टिक सप्लाई का। इसका डायग्राम ऐसा होता है, इसकी स्टीपनेस कम रखिएगा, मतलब ये है प्राइस पहले। अब प्राइस में तो ज़्यादा चेंज आ रहा है लेकिन क्या है, सप्लाई कम हो रही है। प्राइस में ज़्यादा कंपैरेटिवली, प्राइस में ज़्यादा चेंजेस है, प्राइस वाला नीचे था ना, देखो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कम हो रही है, ओके। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। चलिए
नेक्स्ट है दैट इज योर मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, कैसे बेसिकली इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो आपके दो मेथड हैं, एक तो आपका परसेंटेज मेथड है, एक आपका ज्योमेट्रिक मेथड है, जिसे पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज मेथड पढ़ लेते हैं। तो परसेंटेज मेथड बेसिकली मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला आप कैसा बनेगा, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ओवर द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ओके, दिस इज द दिस वन, ये आपका फॉर्मूला फर्दर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं आप, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू ओवर क्यू, मतलब आपका कितना चेंज क्वांटिटी में आया, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, इंटू 100 अपॉन आपका डेल्टा पी इंटू 100। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, आपका जब फॉर्मूला है, जब 100 से 100 डिवाइड करेंगे आप, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, है ना। ये आपका देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आपका रिवर्स हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, डेल्टा क्यू ओवर क्यू, ठीक है, आपका पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा क्यू आपका नीचे आ जाएगा। तो आपका ई एस क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, परसेंटेज मेथड है। तो ये आपका आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बेस पे, तो ये न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, आप एक बार देख सकते हैं इनको। एक मैं फर्दर एक लेक्चर एक सिर्फ न्यूमेरिकल्स का ही लूँगा, आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बस परसेंटेज मेथड में ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट्स इट। तो अगर आपका मान लीजिए 2 मार्क्स की आती है आपका, वैसे तो उसका न्यूमेरिकल ही आता है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या आता है कि व्हाट इज परसेंटेज मेथड, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है आपका, कि कितना चेंज क्वांटिटी में आया और पहले कितनी क्वांटिटी थी, इंटू 100 कर दो आप, है ना। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कितना प्राइस में चेंज आया और कितना इनिशियल प्राइस था, इंटू 100 कर दीजिए आप, 100 से 100 डिवाइड हो गया, डेल्टा क्यू और क्यू तो ऊपर वैसा ही रहेगा, ये आपका रिवर्स हो जाएगा, पी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा पी आपका नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, परसेंटेज मेथड हो गया, वेरी वेरी सिंपल। ओके, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अभी अब न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं एक अलग लेक्चर से आपको सारे न्यूमेरिकल्स इसके एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा है आपका दैट इज़ दूसरा मेथड है दैट इज़ आपका दैट इज़ ज्योमेट्रिक मेथड। ओके, ज्योमेट्रिक मेथड से भी आ जाता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो आपको बहुत बहुत सिंपल है, आपको इस डायग्राम को देखिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ। ओके, आपको बेसिकली तीन तीन लाइनें इसमें याद ध्यान रखनी है। पहली लाइन जो आपकी सीधा ओरिजिन से जाएगी, तो ये आपकी लाइन होती है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होगी, है ना, क्योंकि ये 1045 का स्लोप होता है आपका, मतलब जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाई में आएगा, जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही क्वांटिटी सप्लाई में आएगा। तो आपकी जो जब भी जो लाइन स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो ओरिजन, वो आपकी क्या शो करती है, इक्वल टू 1 शो करती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है इक्वल टू 1, है ना। ये जो लाइन आपकी जो शो हो रही है, देखिए जो ई सप्लाई वन की जो S1 है, वो जहाँ मीट करेगी ओरिजन पे मीट करेगी, तो वहाँ पे सप्लाई कितनी है, 1 है, ठीक है। और दूसरी आपको एक लाइन दूसरी एक्सप्लेन करनी है जो लेस देन 1 है, तो जो लेस देन 1 होगी वो हर समय आपकी एक्स एक्सिस पे आएगी। देखिए वो लाइन उसका स्टीप ऐसे रहेगा, है ना, कि मतलब आपका प्राइस में आपका काफ़ी चेंज आ रहा है, प्राइस में काफ़ी चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कम है। तो जब इसे आप एक्सटेंड करेंगे तो आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है आपका लेस देन 1 होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जिसकी स्टीपनेस या जो जो स्ट्रेट ऐसे बनेगा ना लाइन, उसकी वो क्या होता है, हमारा लेस देन 1 होता है, उसकी इलास्टिसिटी हर समय क्या होती है, लेस देन 1 होती है। मतलब प्राइस काफ़ी चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कम चेंज हो रही है उस हिसाब से, है ना, दैट इज़ लेस देन 1। और आपका एक लाइन और आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ मोर देन 1। मोर देन 1 में क्या करना है आपको, सिंपली आपको एक लाइन ऐसे बनानी है। तो जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली देखो ये वाई एक्सिस पे टच करेगा। देखिए जो मोर देन 1 है वो वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी, ठीक है। आप अपने तरीके से बना सकते हैं, तो आप एक लाइन ऐसे बना दीजिए जो कि अगर इसे एक्सटेंड करेंगे तो आप क्या होगा, आपका वाई एक्सिस पे टच करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर प्राइस में स्लाइटली भी चेंज आता है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तभी तो आपका क्या होगा, ई एस ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर आता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई सॉरी, और अपॉन चेंज इन प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाई ऊपर आता है, नीचे वाला प्राइस आता है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट है आपका दैट इज डेटर्मिनेंट्स। कुछ डेटर्मिनेंट्स होते हैं, तो इसमें 3 डेटर्मिनेंट्स आप याद कर लीजिएगा, मोर देन इनफ है, 3 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट आर द डेटर्मिनेंट्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किन रीजंस की वजह से इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले बिहेवियर कैसा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर यूनिट पे बढ़ रहा है, मान लीजिए आपने पहले क्या बढ़ाया कि एक चीज़ बनाई उसका 10 रुपये था,
आप दूसरी चीज़ बनाने पे अगर उसे 15 रुपये लग रहे हैं आपकी, है ना, मतलब एक दूसरा बनाया तो आपका क्या है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी वो इनइलास्टिक रहेगी। इनइलास्टिक मतलब जो प्रोड्यूसर है वो कम सप्लाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात रखिएगा। और अगर कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, सॉरी, अगर वो कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी क्या रहेगी, उसकी सप्लाई रहेगी इलास्टिक रहेगी। समझ में आएगा, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और टाइम पीरियड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अगर टाइम पीरियड आपके पास नहीं है, टाइम पीरियड आपके पास ज़्यादा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका जो सप्लाई है वो इलास्टिक रहेगी। और अगर टाइम पीरियड बहुत कम है आपके पास, तो उसकी क्या रहेगी, सप्लाई इन इलास्टिक रहेगी। इन इलास्टिक मतलब आप बढ़ा नहीं सकते। तो जब टाइम पीरियड कम है तो डेफिनेटली आप बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ लिखा है, देखिए, इन लॉन्ग रन इट स्टैंड्स टू बी इलास्टिक एंड इन द शॉर्ट रन इट स्टैंड्स टू बी इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि शॉर्ट रन है, आपके पास टाइम ही नहीं है। और दूसरी बात है, नेचर ऑफ द कमोडिटी कैसा है, अगर वो ड्यूरेबल गुड्स हैं, मतलब बहुत टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं, तो वो इलास्टिक रहते हैं, है ना। डेफिनेटली उसकी सप्लाई को बढ़ाया या कम ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर जो वेजिटेबल्स हैं उसकी सप्लाई, मिल्क है उसकी सप्लाई आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज़्यादा करेंगे तो अगर वो बिकेगी नहीं तो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएगी। तो इन केसेस में सप्लाई इन इलास्टिक रहेगी और इस केसेस में जाएगी इलास्टिक रहेगी। देखिए, इलास्टिक का मतलब होता है लिटरली जो खिंचावट आती है, मतलब चेंज ज़्यादा आता है। तो ड्यूरेबल गुड में सप्लाई में ज़्यादा चेंज आता है, और पेरिशेबल गुड में जो चेंज कम आता है, जिसे इन इलास्टिक बेसिकली बोला जाता है। बाकी से फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चैप्टर यहाँ पे पूरा खत्म होता है। और कई बच्चों ने मुझे पार्ट 2 के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो वो पार्ट 2 आ गया है आपका। बाकी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर ये है 7060679807। बाकी कोई यहाँ पे मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल शायद मैं पिक ना करूँ। ओके, दूसरी बात है, इंस्टा पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं masi_vishal, MASIH_VISHAL. So this is my two contacts I have given. So thank you so much. God bless you.